हाय दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम में कुछ प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कंसेप्ट के साथ देखेंगे, विकल्प को भी हम लोग एनालाइज करेंगे जहाँ सके हो सके। ठीक, तो आते हैं ना देरी करते हुए हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला प्रश्न है, एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने की लागत क्या कहलाती है? सुस्पष्ट लागत, अंतर्निहित लागत या सीमांत लागत या कुल लागत कहलाती है? इसका जो सही आंसर क्या होगी? एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने में, यानी श्रम लेबर हो गई, भाड़े मतलब जो उसकी वेजेज होती है वो रखने की लागत क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगी वो होगी हम लोग का सुस्पष्ट लागत। ऑप्शन ए होगी सही आंसर, सुस्पष्ट लागत। अब हम देखते हैं कि सुस्पष्ट लागत, अंतर्निहित लागत और सीमांत लागत या कुल लागत क्या होता है। कुल लागत को हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। सीमांत लागत अलग है, कुल लागत होनी चाहिए टोटल जो वेजेज हो वो हो गई, या टोटल कॉस्ट हो गई वो कुल लागत हो गई। और सीमांत लागत हो गई आपको मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल, हाँ मार्जिनल कॉस्ट लेके हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है कौन। जैसे देखते हैं सुस्पष्ट लागत। सुस्पष्ट लागत से यही मतलब हो रही है कि जो उत्पाद को उत्पत्ति के साधन को, यानी उत्पाद की उत्पत्ति के साधन को एकत्र करने हेतु, एकत्र मतलब एक जगह, सभी को एक जगह मिला के एकत्र करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से, मान लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से हो गया कि आमने सामने, डायरेक्ट, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से व्यय करना पड़ता है। ठीक है, यानी जैसे हम उसका उपयोग लिए तो हम ही को उपयोग करना पड़ेगा। आप अगर उसको सेवा का फायदा लिए तो उस सेवा का मूल्य आपको चुकाना होगा। आप कोई वस्तु लिए तो उस वस्तु का आपको देनी होगी, यानी डायरेक्ट रूप में हो गई। ठीक, उसको सुस्पष्ट लागत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे मजदूरी हो गई, वेजेज हो गई। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारे यहाँ काम करने आता है मजदूर, ठीक, उस मजदूर का क्या होता है कि सुबह से लेकर 5 बजे, 9 या 10 बजे से आते हैं वो, और 3 और 4 5 बजे के बीच में वो चले जाते हैं। तो उसको क्या होता है कि काम करने के बाद जो वो सेवा देते हैं उसके बदले में हम लोग को क्या होता है, शाम में उसके जस्ट हाथ में पैसा देनी पड़ती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से मजदूर को देनी पड़ती है, ना कि हमको किसी उसके घर वाले या किसी परिजन या कहीं और देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट संबंध रहती है मजदूर और, यानी जो इसमें क्या हो गई, मुद्रा और वेज दोनों क्या है एक दूसरे के संबंध में आए। कि जैसे अगर मान लेते हैं जो वेज का जो मूल्य होगा उस हिसाब से उसको मुद्रा पे करेंगे, वो भी डायरेक्ट रूप से किसी के थ्रू नहीं। हम जो इससे जो लाभ लेंगे वो हो गया, इसमें हो गया कच्चे माल पर भी है। कच्चे माल जैसे हो गया विदेशों से जो हमारे इंडिया में कच्चे क्रूड आयल आते हैं, उस आयल पर हम लोग को जो पैसा दिया जाता है वो डायरेक्ट दिया जाता है कंपनी को। भूमि एवं मकान का किराया, जैसे मान लेते हैं कोई भूमि हो गया, मान लेते हैं कि किस 2 एकड़ जमीन हो गई, 2 एकड़ जमीन में मान लेते हैं कोई उद्योग फैक्ट्री लगा दी है, ठीक। तो फैक्ट्री लगा है तो उसके लिए हमको क्या हो गया कि लीज पर हमें लेनी पड़ी उसको 2 साल के लिए चाहे 5 साल के लिए। उसको एग्रीमेंट करवा के उस पे हमको जो किराया होगी, मान लेते हैं 20,000 पर मंथ या 25,000 पर मंथ, उस हिसाब से उसको हम किराया देते हैं। वो क्या होती है डायरेक्ट हम लोग देते हैं। जो क्या बोलते हैं, जो जमीन मालिक है उस जमीन मालिक को, और जो उसका उद्योग है वो व्यक्ति, यानी व्यापारी और मालिक दोनों का संबंध पूरक हो जाती है, मतलब डायरेक्ट हो जाती है। जैसे परिवहन एवं विज्ञापन, जैसे मान लेते हैं परिवहन, यहाँ से मान लेते हैं कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, ठीक, उस शहर से अगर हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो जो हम ऑटो किराया, बस भाड़ा या रेल या एरोप्लेन जो भी चीज हम लिए, उसका जो भाड़ा हुआ डायरेक्ट हम लोग देते हैं। टिकट कटाते हैं, पैसा देते हैं, लेते हैं। तो ये सब क्या है, सुस्पष्ट लागत में होते हैं, यानी जो दिख रहा है, पहले से ही दिख रहा है कि स्पष्ट है इसका। ठीक, तो ये सब हो गए। अब देखते हैं अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत समझ ये रही कि जो दिखे नहीं, डायरेक्ट रूप से नहीं होगा, इनडायरेक्ट रूप से होगा। देखिए, जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करने का मतलब क्या होगा, इन अति डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट। ठीक, यानी हम अपने, मान लेते हैं कि हम फेस टू फेस नहीं करके किसी तीसरे चौथे व्यक्ति के जरिए से उसको पे करने जाए। जैसे ऐसा एग्जाम्पल में हो गया, उत्पादक द्वारा स्वयं दी गई सेवा की मजदूरी। अब मान लेते हैं कि हम कोई, मान लेते हैं कि मैं कोई उद्योग लगाया, ठीक, उस उद्योग में मान लेते हैं मजदूर हमारे 50, 100 या 500 लगे हुए हैं, ठीक। फिर भी उस मजदूर के चल जाने के बाद अगर मान लेते हैं कोई उसमें कोई काम ही ऐसा आ गया, मान लेते हैं उसमें हमको पेमेंट ही करना है,
ठीक, तो पेमेंट करने के लिए जो हम गले पे बैठे हैं या जो हम काउंटर पे बैठे हैं, उस काउंटर में अगर कोई मजदूर के रखते तो मान लेते हैं 10,000 15,000 20,000 रुपया देनी पड़ती, वो पैसा नहीं देकर क्या कर रहे हैं, उसको हम खुद चला रहे हैं अपना से। तो इसको क्या हो गया, बोला जाता है अस्पष्ट लागत, जो डायरेक्ट नहीं हो कि इनडायरेक्ट रूप से हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि सपोज इससे भी और लेके चलते हैं हम लोग छोटा सा लेवल पर, घर में भी देखते हैं, जैसे माँ लोग काम करती है घर में, हाउस मेकर है, और जैसे वो घर में खाना या खाने बनाती है सपोज डेट, तो उसका कोई पैसा नहीं लेती है, प्यार के बदले बनाती है, हम लोग को उपकार करती है हम लोग के ऊपर, ठीक। लेकिन वही अगर हम कोई काम वाली बाई को रख ले जो घर के काम करती है, खाना पकाती है, उनको अगर रख ले, 5,000 7,000 शहर के ऊपर डिपेंड करता है उसका रेट। तो ये क्या हो गया कि मतलब मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उसके जगह पर है तो उसको पैसा पे करनी पड़े, लेकिन अगर खुद हम अपने से कर रहा हूँ, ठीक, तो ये हो गई मजदूरी। उसके बाद हो गया स्वयं की पूंजी पर व्यय एवं स्वयं की जमीन या मकान का किराया। जैसे मान लेते हैं स्वयं के पूंजी का रहा है, जैसे हमारी कोई पैसा होगी, पैसा को हम ब्याज में लगा दिए, ठीक, तो इसमें तो मुझे मतलब करना कुछ नहीं हुआ डायरेक्ट उससे, उसमें क्या हुआ, हमको इंटरेस्ट आते रह गया, साल के हिसाब से मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आने आ गया। उसके बाद हो गया स्वयं की जमीन एवं मकान का किराया। इस पे भी वही बात है, डायरेक्ट रूप से, जैसे इसमें क्या था, भूमि एवं मकान के किराया था, ठीक, इसमें है कि स्वयं की जमीन एवं मकान के किराया दोनों में अलग है। इसमें है कि भूमि और एवं मकान की किराया में हो गया कि जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक, किसी तीसरे व्यक्ति या किसी सेकंड पक्ष, मतलब सेकंड पार्टी के द्वारा फर्स्ट पार्टी के यहाँ मतलब किराए पे लेता है। इसमें कि स्वयं है, जैसे मान लेते हैं जो मेरा घर बन, सपोज मैं अपना घर बनाया, उस घर में मैं खुद ही रह रहा हूँ, अगर मैं कहीं और रहता तो उसको रेंट देना पड़ता, लेकिन मैं अपने घर में खुद रह रहा हूँ तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा है ना। तो ये क्या होगा, स्वयं की जमीन एवं स्वयं की मकान का किराया। अब इसमें एक चीज आती है, ऐसा मौद्रिक लागत के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मौद्रिक लागत जो होती है उसको हम कैसे देखा जाता है, तो जैसे स्पष्ट लागत हो गई, जिसको स्पष्ट लागत कहिए या सुस्पष्ट लागत कहिए, प्लस अस्पष्ट लागत को जोड़ देंगे, यानी जो डायरेक्ट है और जो इनडायरेक्ट है दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद जो सामान्य लाभ हमें जो हो रही है, प्रॉफिट जो हो रही है हमको, जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है, उस प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो मौद्रिक लागत कहलाती है, यानी किसी वस्तु की कितनी लागत है इसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैसे उत्पादक तथा उपभोग में पैरेटो इष्टतमता का बिंदु पथ किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक, समाज कल्याण फलन द्वारा, या रूपांतरण वर्क द्वारा, या महा उपयोगिता संभव्यता वर्क द्वारा, या उपयोगिता संभव्यता वर्क द्वारा, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगी, जो इसकी सही आंसर होगी वो होगी सी, महा उपयोगिता संभव्यता वर्क। अभी देखते हैं कि ये वर्क आखिर होता क्या है। जैसे ये वस्तुओं को एक निश्चित समूह से, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक, इस वस्तु को दो भाग में, दो कर रहा है ना, ये वस्तुओं के एक निश्चित समूह से दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपयोगिता के विभिन्न संयोग बिंदु पद, यानी दो वस्तु, कोई एक वस्तु है, उस वस्तु से दो व्यक्ति में आपस में अगर बांट दिया जाए तो उसके जो मिलने वाली जो बिंदुपत होगी वही आपको महाभियोग उपयुक्तता कहलाती है, ठीक है। इसमें जैसे मान लेते हैं कि ये वाई वस्तु है, ठीक, हाँ, ये जैसे मान लेते हैं हमारे वाई वस्तु है, और एक ये हो गया हमारे एक्स वस्तु, ठीक। यहाँ से ये जो सी और यहाँ सी डैश होनी चाहिए, सी डैश जो है ये हमारे जो दो वस्तु के बीच की हमको संबंध बतला रहा है, ये इन डिफरेंस कर्व द्वारा, ठीक। उसमें क्या है कि जैसे हमारे ई डी और एस, इसमें पहले देखते हैं हम डी, तो हम विशेष डिटेल में, जैसे मान लेते हैं जो डी हमारे हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, डी हमारे हो गया, ये हमारे हो गया ई डैश, इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, जैसे सी और ई, यानी एक्स वस्तु जितनी बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा वाई वस्तु बढ़ रही है,
देख रहे हैं एक्स वस्तु इतना ही है, वाई वस्तु इतना ज्यादा है। ठीक, फिर उसी तरह देखिए कि यहाँ वाई वस्तु, एक्स वस्तु इतना हो गया, वाई वस्तु इतना हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिस तरह एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरे वस्तु क्या हो रही है, घट रही है। ठीक, अगर मान लेते हैं यहाँ मुद्रा है, यहाँ मान लेते हैं प्राइस लेवल है, ठीक, और यहाँ मान लेते हैं गुड्स है, ये भी लिख सकते हैं, मान सकते हैं आउटपुट इनपुट है, हाँ वो गुड्स है, ये भी लेके चल सकते हैं। तो हमारे जो ई डी और ए से जो है, ये हमारे एक बिंदु पथ बतला रहा है दो उपयोगिता के बीच की, कि इसके बीच के बिंदु पथ यही है जहाँ पे समान एक मिल रही है। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न कह रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए, कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत है। ठीक, पहला है मांग का नियम सर विलियम पेटी एवं मार्शल एवं स्टीवर्ट मिल द्वारा 1662 में दिया गया था। या हर्षमान सीमांत उपयोगिता का नियम डेविड बर्नौली 1700 1738 में दिया गया था। या कार्ल मार्क्स द्वारा 1800 इसको क्या 59 में दिया गया था। या विलियम क्लिंदिंग द्वारा 1764 में दिया गया था। ठीक, या उदासीन वर्क विश्लेषण फ्रांसीसी एजवर्थ जो 1871 में दिया गया था। या हिग्स 1939 में हुआ, 1939 में दिया था। अभिव्यक्ति अधिमान विश्लेषण पेरेटो द्वारा 1906 में दिया गया था। या नाइट द्वारा 1935 में दिया गया था। या सैमुअल्सन द्वारा 1947 में दिया गया था। इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत है। ठीक, तो इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं। सही आंसर ई होगी। इसमें से सभी विकल्प सही है, मैं इसलिए सभी विकल्प सही करके दिया था कि आपको ये पता हो जाए कि हाँ कि इसमें क्या है। ऐसे प्रश्न में जिस समय बना रहा था उस समय था कि उदासीन वर्ग गलत दिया हुआ था। ठीक, तो मैं इसको मैंने अपने से इसको खोज के एनालाइज करके इसमें दिया कि फ्रांसीसी एजवर्थ जो ये थे 1871 में एवं हिग्स 1939 में ये दिए थे। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। यहाँ कह रहा है कि अगर हम मुद्रा की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई ग्रोथ कर जाए तो जो गुड्स और सेवा है, गुड्स और सर्विस है, उसकी डिमांड भी वृद्धि होगी। तो ब्याज दर बढ़ना ताकि निवेश दर कम हो। ब्याज दर को अगर इस कह रहा है कि अगर हम ऑप्शन ए में कह रहा है कि यदि हम ब्याज दर को बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, तो हमारा जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट, वो दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए सोच के देखिए कि ब्याज दर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इंटरेस्ट अगर बढ़ाएंगे तो मार्केट में क्या होगा कि पैसा नहीं होगी। अगर मान लेते हैं कि अभी 10 रुपये 10 रुपये इंटरेस्ट रेट है, ठीक, अगर उसको हम बढ़ा दिए 20 रुपये कर दिए, तो मान लेते हैं जो 10 आदमी हम लोग का 10-10 हजार रुपया जो लोन लेता था, वो अगर हम 20 रुपये कर देने से लोन की संख्या क्या होगी, कम हो गई। व्यक्ति लेकर बहुत महंगा है कि कमेगा तब जाएंगे लेने। इसमें क्या होगा, पैसा ही नहीं लोगों के पास गया, तो उसमें पैसा जब नहीं गया तो क्या वो निवेश कर पाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। जो पैसा ही नहीं होगी, कैपिटल ही नहीं रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगी। ठीक, आगे कह रहा है ब्याज दर कम करना ताकि निवेश खर्च बढ़े। वस्तु और सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाना है या सरकारी खर्च कम करना है। इसमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी, तो हम लोग देखते हैं इसका बी ऑप्शन जो कह रहा है ब्याज दर कम करना। देख लीजिए इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अभी 30 रुपये इंटरेस्ट रेट है या 20 रुपये इंटरेस्ट रेट है। ठीक, पीछे दिए थे बैग में 20 रुपये इंटरेस्ट रेट है। ठीक, उसको हम क्या कर दिए कि अभी हम 10 रुपये कर दिए या 15 रुपये कर दिए, तो लोग के माइंड में क्या आएगा कि अरे पहले 20 रुपये था, अब क्या हुआ कि पैसा के रेट कम गया, तो अब क्या करते हैं, चलो हम लोन लेते हैं। लोन लेंगे तब पैसा आएगा, लोगों के पास कैपिटल आएगा। तो जैसे ही लोगों के पास कैपिटल आएगा तो कैपिटल को क्या करेगा, वो पैसा हाथ में आएगी तो गर्मी होगी, तो उसको खर्च करने के लिए सोचेगा, इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा, तो फिर वो क्या होगी, पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, तो खर्च बढ़ेगा।
यहाँ कह रहा है ना निवेश खर्च बढ़ेगा, पैसा आएगा तभी तो खर्च करेगा। आगे कह रहा था कि वस्तु और सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाना। मान लेते हैं कि कोई वस्तु हो गया सरकारी चीज, उसकी जो सेवा होगा सरकारी बस की खर्च बढ़ाए भी देंगे तो उससे कोई फर्क हम आम जनता को पड़ेगा नहीं उतना से, क्योंकि वो मजबूरी है, वो बस जो सर मान लेते हैं सरकारी कोई बस हो गया, ठीक, तो उसको लेकर जा रहे हैं तो जो मान लेते हैं सरकारी बस का जैसे ही बढ़ेगा 20 रुपया, वो उसका पैसा मूल्य जैसे ही किराया 20 रुपया बढ़ेगा तो प्राइवेट वाला भी 25 रुपया बढ़ा देगा। तो फिर भी तो हम लोग का वही बात है जो अभी वर्तमान में चल रही है, वही बात फ्यूचर में भी हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गए। सरकारी खर्च कम करना, अगर मान लेते हैं सरकार का जो खर्च है वो कम कर देंगे, अगर सरकार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर हम सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो कहीं भी सड़क पुलिया या कोई भी चीज़ नहीं बन पाएगी। तो उसमें अगर नहीं बन पाएगी तो उसमें लेबर काम नहीं करेंगे, उसमें स्किल युक्त व्यक्ति काम नहीं करेंगे। तो वो जैसे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पैसा की सर्कुलेशन नहीं होगी, वो सरकार के पास जमा रहेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है खर्च कम करे। जिससे पहले मान लेते हैं 10 रुपया कर रहे थे, अब वो खर्च 7 रुपया कर रहे हैं, 5 रुपया कर रहे हैं, तो वो उससे क्या होगी कि ग्रोथ नहीं हो पाएगी उस तरह से। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, मुद्रा मतलब लोगों के पास आएगा ही नहीं, क्योंकि सरकारी क्या करे, मैं सरकार कम पैसा देगा तो ज्यादा मुद्रा तो आएगा नहीं, ना वो मुद्रा नहीं आएगा, ना वो कोई वस्तु खरीद पाएगा, ना कोई सेवा करा पाएगा, तो इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी ही नहीं। तो ये भी गलत हो गई, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। हाँ, इसको हम लोग देखते हैं, इसको देखिए, मनी सप्लाई को अगर हम बढ़ा दें, मनी सप्लाई को अगर हम बढ़ा दें तो इन्वेस्टमेंट रेट क्या हो जाएगी, हमको कम हो जाएगी। क्यों? देखिए, अभी बैक में जैसे बतलाया है, जैसे पैसा मार्केट में हम कब ज्यादा आता है, पैसा का फ्लो मार्केट में तब होती है ना, जो इन्वेस्टमेंट रेट क्या हो गई, इन्वेस्ट रेट क्या होती है, कम होती है, इन्वेस्ट रेट कम होती है, तब क्या होती है, मनी सप्लाई बढ़ती है। उसके बाद जैसे ही इन्वेस्ट लोग करने लगती है तो उसके बाद क्या होती है, इनकम हमको ग्रोथ होने लगती है, यानी इनकम आने लगती है। मान लेते हैं कि कहीं हम कोई कल कारखाना बैठा ले, कोई उद्योग बैठा लिए इन्वेस्ट करके, चाहे कोई उससे कर लिए, तो उससे क्या हुआ, कैपिटल को हमको बढ़ता चला गया। तो ये क्या है, इनकम हमको बढ़ने लगेगी, इनकम जैसे ही बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, जैसे ही पैसा आएगा तो हम खरीदने की कोशिश करेंगे, फिर जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो मनी सप्लाई आने लगेगा, जैसे ही लोग खरीदने फिर वही बात हो जाएगी, यानी मनी सप्लाई बराबर मनी डिमांड हो जाएगी, यानी जितना मनी सप्लाई होगी उतना मनी डिमांड मांगेगा, यानी जितना हम वस्तु खरीदेंगे उतना ही ना पैसा देंगे जी, यानी जितना सेवा लीजिएगा उतना ही ना पैसा उसको दीजिएगा। तो वही हो गया मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड। देखिए, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बतलाइएगा, ठीक है। देखिए, राजकोषीय घाटे की अवधारणा का तात्पर्य क्या है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। ठीक, तो जैसे कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियों और ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां कुल व्यय घटाए, यानी जो राजस्व प्राप्ति है और ऋण के जो वसूल कर रहे हैं और जो अन्य माने जो एक्स्ट्रा जो हम है उस कुल व्यय को क्या करना है, घटाना है, उससे होगा। या पूंजी के खाते में प्राप्तियां घटाकर संवितरण करनी होगी, उससे होगी। या कुल प्राप्तियां घटाकर कुल व्यय करनी होगी, उससे होगी। या राजस्व और ब्याज प्राप्तियां घटाकर राजस्व व्यय करनी होगी। तो इसमें से कौन से ऑप्शन है जो राजकोषीय घाटे की अवधारणा से संबंध रखती है। इसको देखिए, जो बाद में देख रहे हैं वो क्या कीजिएगा कि आप लोग ऑप्शन में जैसे मान लेते हैं कि अभी चल रहा है ऑप्शन, हम 5 सेकंड 10 सेकंड के दे रहे हैं, तो आप मेरे ही साथ देखिए और कमेंट में आप ऑप्शन अपना डालते हैं चलिए कि आपका कौन सा सही लग रहा था। अगर हो सके तो लिखते भी चलिएगा ना, ये पूरा जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन इसका आंसर हम लोग मान देखते हैं कि इसका आंसर ए है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि राजस्व प्राप्तियों और ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों में कुल व्यय घटाए। तो उससे क्या होगा, राजकोषीय घाटा की अवधारणा होती है। इससे अगर आप कमेंट में हमारे साथ लिखते चलिएगा तो इससे क्या होगी कि लिखने से क्या होगी कि आपको माइंड में बैठ जाएगी, माइंड में जैसे ही बैठ जाएगी तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगी, जैसे ही एग्जाम में बैठेगा तो आपको हाँ कहीं पढ़े थे, कहीं पढ़े थे, कहीं पढ़े थे, तो वहां क्लिक करें अच्छे राजकोषीय घाटे में पढ़े थे। ठीक है, तो ये क्या कीजिएगा, कमेंट में लिखते ही चलिएगा, बाद में भी देखिए, 10 दिन बाद देखिए वीडियो तो, या 5 दिन बाद देखिए, कभी भी देखिए, साथ में आप लिखते चलिएगा ना, तो उससे क्या होगा कि आपका एक माइंड में सेट में बैठता चला जाए कि अच्छा इसका ये आंसर था। ना तो ऐसे है कि तो बस सो के देख रहे होइएगा, तो उसमें कोई फायदा होने के नहीं है। चलिए, इसके बारे में देखते हैं। जैसे होता है, प्रश्न है कि ISLM मॉडल में सरकारी
खर्च के स्तर में वृद्धि होगी तो अन्य चीजें समान होगी। जैसे ISLM मॉडल में जैसे सरकारी खर्च के स्तर में वृद्धि होगी, यानी कह रहा है कि सरकार अब खर्च करेगा पैसा देश में। ठीक, अगर सरकार देश में पैसा खर्च करेगा तो जो अन्य चीज है वो समान होगी। देखिए, तो जैसे इसमें कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है कि IS वर्क राइट और स्थानांतरित करते हुए सभी ब्याज दर पर संतुलित यानी संतुलन जो आय होती है बैलेंस्ड आय का स्तर बढ़ाए, या LM वर्क को लेफ्ट और स्थानांतरित करके ब्याज दर बढ़ाए, या कम ब्याज दर LM वर्क राइट और स्थानांतरित करना है। इसका कौन सा सही आंसर होगा? ठीक, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक, कौन सी होगी? देखिए, जो इसका सही जवाब होगी वो होगी ए। ये इसका सही जवाब होगा। कैसे? देखिए, IS वर्क राइट और स्थानांतरित करते हुए, यानी कह रहा है कि IS वर्क है जो दाहिने और क्या हो गया, स्थानांतरित हो जाएगी। मान लेते हैं कि पहले पहले ऐसा था, ठीक, अब क्या हो गया, स्थानांतरित होके ये स्थानांतरित होके ऐसे आ गया, यानी राइट साइड बढ़ गया, ये राइट साइड बढ़ गया। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर जैसे ही ये राइट साइड बढ़े, स्थानांतरित करते हुए सभी ब्याज दर पर संतुलित आय का स्तर बढ़ाए। अगर इस पे संतुलित आय का स्तर अगर हम बढ़ा देंगे तो दोनों में मान लेते हैं ई दो बीच की है, यही ना ISLM सरकारी खर्च का स्तर में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यही था चिन्ह, ये बढ़ गया ना, ई से E1 हो गया। देखिए, ये हो गया इंटरेस्ट रेट, ये हो गया आपको इनकम हो गया। ठीक, अब इनकम इंटरेस्ट में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये P एक है, P से P डैश, पहले तो एक हम एक IS वर्क खींचेंगे, IS एक लाइन लिए, ठीक, फिर एक IS1 लाइन लिए जो हमारे राइट ओर कह रहा है कि बढ़ जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, राइट ओर हम इसको स्थानांतरित कर दिए। ठीक, अब इसको हम मिलाएंगे कि इसके इस दोनों को अगर जब हम इक्विलिब्रियम करेंगे तो देखेंगे ई से ई डैश जो हमको बढ़ रही है ना, यही ना सरकारी व्यय बढ़ रही है, तो यही क्या कर रही है, यही दोनों का जो मिलने की ई से ई डैश जो लाइन मिल रही है, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि सरकारी व्यय बढ़ रही है, सरकारी खर्च या सरकारी जो व्यय है वो हमको बढ़ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी, तो वही LM वर्क द्वारा बतलाया जा रहा है। ठीक है, LM वर्क द्वारा। गिरते रहता है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये जो हमारे लाइन है, जो लाइन बढ़ गया वो IS1 ने IS से IS1 हो गया हुआ है, इन डिफरेंस कर्व से इन डिफरेंस कर्व 1 हो गया हुआ है। LM वर्क जो है यही है, जो ई से ई डैश यानी E1 या ई डैश बोल सकते हो, वो जो बढ़ रही है वो LM वर्क द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, यानी मिलाइए कि इसमें से कौन है। जैसे एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर इंटरेक्शन, ये किसने दिया था, मार्शल पिगू दिया था, या पॉल सैमुअल्सन दिया था, या क्लॉफ हेलन दिया था, या मोदिग्लानी एंड ब्लूमबर्ग दिया था। इसका आंसर कौन होगी? ऑप्शन ए, या दो, या तीन, या चार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज अप्रोच किसने दिया था, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था, एफिशिएंसी बेस्ड मॉडल किसने दिया था, मजदूरी लागत मॉडल किसने दिया था, यानी मजदूरी क्षमता मॉडल हिंदी में बोले तो, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र पर परिकल्पना, कैम्ब्रिज अप्रोच, एक्सेलेटर त्वरण एंड गुणांक संबंध किसने दिया था। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगी वो होगी दो,
यानी एक्सीलरेटर एंड मल्टीप्लायर इंटरेक्शन किसने दिया था? तो वो दिया था ए का क्या है 2, ए का क्या है, एक मिनट, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, एक्सीलरेटर एंड मल्टीप्लायर इंटरेक्शन किसने दिया था? तो पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक, पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। कैम्ब्रिज अप्रोच किसने दिया था? तो कैम्ब्रिज अप्रोच दिया था मार्शल एंड पीगू दिया था कैम्ब्रिज। ठीक, उसके बाद था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था? जीवन चक्र परिकल्पनाएं किसने दिया था? तो मोदी गलानी एंड ब्रूमबर्ग। ठीक, अब बच गया इफिशिएंसी वेज मॉडल। तो इफिशिएंसी वेज मॉडल अब कौन दिया था? तो एकलॉफ एलन दिया था। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर इंटरेक्शन किसने दिया था? तो पॉल सैमुअल्सन दिया था। कैम्ब्रिज अप्रोच किसने दिया था? मार्शल एंड पीगू दिया था। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो मोदी गलानी एंड ब्रूमबर्ग दिया था। इफिशिएंसी वेज मॉडल एकलॉफ एलन दिया था। अब आप लोग का काम है कि ये सब जो थियरीज है, ये थियरीज को क्या कीजिए, आप लोग अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या पीजी में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन में बीए इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं या एमए इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप इसके थियरीज को बढ़िया से पढ़ लीजिए। इस थियरीज क्या कह रहा है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी बहुत सारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके थियरी से लेकर। ठीक है, तो ये संभव नहीं है कि इस एक एक का थियरी अगर बतलाया जाए पूरा लेक्चर, अगर लेक्चर किया जाए तो 4-5 घंटा चल जाएगी। तो इसीलिए आप लोग अपना काम है कि होमवर्क में ये सब थियरीज को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है, इसमें थोड़ा सा हम बतलाने की कोशिश किया हूँ मोटा मोटी तौर पे। ठीक है, जैसे एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर इंटरेक्शन सिद्धांत को पॉल सैमुअल्सन ने विकसित किया था। यह सिद्धांत यह बतलाता है कि कैसे निवेश यानी इन्वेस्ट कैसे किया जाए, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू एक्सपेंडिचर खर्च कैसे किया जाए, यानी कैसे निवेश और खर्च में बदलाव और शास्त्र में उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं। यानी इस एक्सेलरेशन और मल्टीप्लायर इंटरेक्शन के बीच से क्या होगी, ये पॉल सैमुअल्सन ने कहे थे कि जैसे कैसे निवेश और खर्च में बदलाव होगा, यानी किस तरह से निवेश और खर्च में हम बदलाव करेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या होगी, उतार चढ़ाव होगी, यानी कभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कभी घटेगी। ठीक है, यानी उतार चढ़ाव होगी। आगे देखते हैं, एक्सेलरेटर का सिद्धांत यह है कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है, यानी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही होती है, तो फर्म अधिक निवेश करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भविष्य में अधिक बिक्री की उम्मीद करती है। ठीक, मल्टीप्लायर का सिद्धांत यह है कि जब खर्च में वृद्धि होती है यानी एक्सपेंडिचर बढ़ती है, तो यहाँ अर्थव्यवस्था भर में कई बार फैलता है, इसलिए क्योंकि यहाँ लोग अपनी आय का एक हिस्सा खर्च करते हैं और यह खर्च अन्य लोगों के आय बन जाती है। मान लेते हैं कि जो हमारी जो सेविंग है, उस सेविंग को हम खर्च कर देंगे, यानी उस सेविंग को किसी का इनकम में न बन जाएगी, या कोई वस्तु हम खरीद लेंगे, वो वस्तु कोई बेच रहा है तो क्या होगा, उसको इनकम होगी। तो जो हमारी सेविंग है वो किसी की क्या हो जाएगी, इनकम बन जाती है। यही हमें क्या मल्टीप्लायर सिखाती है। सैमुअल्सन ने कहा था कि इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल यह दिखाता है कि कैसे निवेश और खर्च में बदलाव अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। वही बात है, मार्शल एंड पीगू ने डिमांड फॉर मनी सिद्धांत विकसित किया था। डिमांड फॉर मनी सिद्धांत विकसित किया था, जो कैम्ब्रिज अप्रोच एक अर्थशास्त्रवादी थे स्कूल के, जो केन्सियम यानी केन्स का विरोध करते थे। ठीक है, और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस था, यह थ्योरी बतलाता है कि लोग अपनी आय एक हिस्सा खर्च करते हैं और एक हिस्सा बचाते हैं। और इफिशिएंसी वेज मॉडल बतलाती है कि यह बतलाता है कि फर्म श्रमिकों को उनकी उत्पादकता और भुगतान कर सकती है। ठीक, आगे हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सबसे उपयुक्त है? ये तो 1 नंबर वाला हो गया, ये लोग आप लोग बहुत लोग याद है सबका, जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे या जीडी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डायरेक्ट
इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो होगी, या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेट फॉरेनर इनकम उसमें जोड़ देंगे तब होगी, या जीएनपी ग्रोस नेट प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट कर को हम घटा देंगे तब होगी, या जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से नेट फॉरेनर इनकम को जोड़ देंगे तब होगी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? ये तो आप लोग जानते होइएगा, कमेंट में अच्छे खासे लिखिए जो जितना लोग देख रहे हैं। इसका सही आंसर होगी बी, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शुद्ध विदेशी आय को जोड़ देंगी तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के सूत्र हमें मिल जाएगी। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद जो भी होगी और शुद्ध विदेशी आय यानी जो विदेश से हमारी आय आ रही है वो दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारी राष्ट्रीय आय हो जाएगी। जैसे जी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत सारे लोग देखे रहते हैं लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है जीडीपी, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यह एक देश में एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। अप्रत्यक्ष कर ये कर है जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीद पर भुगतान किए जाते हैं। जो उपभोक्ता है उसके जैसे कोई भी वस्तु हम लोग खरीदे, सामान कोई खरीदे, ठीक, उस पर हम डायरेक्ट उसका हम पैसा देना पड़े, उस पर हम डायरेक्ट देते हैं तो क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट नहीं देते हैं ना, डायरेक्ट नहीं देते हैं, कंफ्यूज में नहीं रहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। शुद्ध विदेशी आय यह एक देश द्वारा विदेश से प्राप्त आय और विदेशों को भुगतान की गई आय का अंतर है। ठीक, शुद्ध तो जान ही रहे हैं, इसमें कोई जीएनपी सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, यह जीडीपी है जिसमें शुद्ध विदेशी आय को क्या किया जाता है? जोड़ा गया है। ठीक, उसमें जोड़ा है। स्पष्टीकरण में देखते हैं, जैसे विकल्प ए में क्या था? जीडीपी, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, यह शुद्ध जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर को घटाता है। ठीक, तो यह राष्ट्रीय आय का गलत अनुमान लगाएगा क्योंकि यह उत्पादन कारकों को प्राप्त होने वाली आय जैसे मजदूरी, ब्याज, किराया को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक, तो इसलिए गलत हो गया। विकल्प सी में क्या था कि जीएनपी में से अप्रत्यक्ष कर, यह सूत्र जीएनपी से अप्रत्यक्ष कर को घटाता है। यह भी राष्ट्रीय आय का गलत अनुमान लगाया गया क्योंकि उत्पादन कारकों को प्राप्त होने वाली आय को ध्यान में नहीं रखता है। जो उत्पादक कारक है उसको भी ध्यान में रखा जाता है लेकिन जीएनपी तो रखता नहीं है, तो इसलिए भी गलत हो गई। विकल्प डी में था कि जीएनपी को में से जो जीएनपी है उसमें शुद्ध विदेशी आय को जोड़ देंगे तो यह सूत्र जीएनपी में शुद्ध विदेशी आय को जोड़ता है, बात सही है, लेकिन यह राष्ट्रीय आय का गलत अनुमान लगाएगा क्योंकि यह उत्पादन कारकों को प्राप्त होने वाली आय को 2 बार गिनता है। ठीक, ये होता है जीएनपी में भी जो विदेश में रहता है उसको तो होता ही है, लेकिन जो अपने देश में रह रहा है उसका भी होता है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि दोनों बार 2-2 बार गिन लेता है। इसके अतिरिक्त जानकारी जैसे राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 मुख्य विधि: उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। ठीक, तो राष्ट्रीय आय का उपयोग देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में माना जाता है या संकेतक किया जाता है, संकेत करता है। ठीक है, आपूर्ति वर्ग की ढलान क्या दर्शाता है? जो आपूर्ति वर्ग का ढलान है, आगे प्रश्न है कि आपूर्ति वर्ग का ढलान क्या दर्शाता है? वस्तु की कीमत में बदलाव के प्रति आपूर्ति में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन को, या वस्तु की कीमत में बदलाव के प्रति आपूर्ति में होने वाली मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव चेंजेस को बतलाती है, या वस्तु की कीमत में बदलाव के प्रति आपूर्ति में होने वाली इकाई यानी यूनिट परिवर्तन को, या सभी होगी इसका सही। एक बार विकल्प को पढ़ लीजिए। हाँ, विकल्प एक बार विकल्प को सब देख लीजिए कि विकल्प में क्या है। ठीक, देखते हैं इसका सही आंसर बी होगी। जैसे देखिए, वस्तु की कीमत में बदलाव के प्रति आपूर्ति में होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन कैसे? मान लेते हैं कोई वस्तु हो गई, एक वस्तु हो गई, गुड्स हो गई, ठीक, ये गुड्स हो गई, ठीक, इसका कीमत प्राइस मान लेते हैं कि पहले मान लेते हैं 10 रुपया था, ठीक, अब इसको बदल के हो गया कि वस्तु की कीमत में बदलाव
के प्रति आपूर्ति में होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन। अब इसको कीमत में मान लेते हैं 10 रुपया था, अभी इसको हो गया हमको 8 रुपया कर दिए। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, जो 2 रुपया चेंज हो गया, इसके वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी में पहले मान लेते हैं कि 10 रुपया में ये वो लोग खरीदता था, अब 16 रुपया में क्या करेगा, 2 वो खरीदेगा लोग। क्वांटिटी क्या हो गया, बदल गई। तो क्वांटिटी पहले पहले थी इसकी क्वांटिटी 1, अब क्या हो गई इसकी क्वांटिटी 2 हो गई, एक बढ़ गई। चाहे इसके मान लेते हैं कि पहले इसकी 10 रुपया थी, अब इसकी बढ़ा के हम कर दिए 15 रुपया। ठीक, 15 रुपया कर दिए, तो अब इसकी क्या हो गई, पहले क्वांटिटी नहीं 8 रुपया से लेते हैं। ठीक, 8 रुपया में क्वांटिटी पहले ही कम मान लिए थे, इसको 10 भी ले सकते हैं, इसको 15 ले सकते हैं, 20 क्वांटिटी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि पहले 8 थी। ठीक, 8 थी, ये 15 क्वांटिटी हो गई। ठीक, ये 15 क्वांटिटी हो गई। इसमें पहले 8 रुपया में जैसे 16 रुपया में 2 लेता था, लेकिन अब क्या है, उसको 15 रुपया में 1 लेनी होगी, तो इस क्या होगा, क्वांटिटी अब 1 ही लेगी, क्वांटिटी घट जाएगी। तो यही जो मात्रात्मक चेंज होगी इसकी मुद्रा के का कीमत के में जो चेंज के होने के कारण, इसी को क्या कहते हैं, आपूर्ति वर्ग की ढलान दर्शाता है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या कह रहा है। आपूर्ति वर्ग वस्तु की कीमत, आपूर्ति वर्ग वस्तु की कीमत और आपूर्ति की गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। आपूर्ति वर्ग की ढलान हमें बताती है कि वस्तु की कीमत में एक इकाई परिवर्तन के लिए आपूर्ति में कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक, वो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वस्तु की कीमत 10 रुपया से बढ़कर 12 रुपया हो जाती है। ठीक, यदि आपूर्ति वर्ग की ढलान 2 है, तो इसका मतलब यह है कि कीमत में इसका बदलाव के कारण आपूर्ति में 2 इकाई की वृद्धि हो गई। क्या, पहले 10 थी और 12 हो गई, तो इसकी क्या मतलब है कि 2 इकाई में परिवर्तन हो गई, वृद्धि हो गई। अन्य विकल्प गलत क्यों होता, जैसे आपूर्ति वर्ग की ढलान हमें प्रतिशत परिवर्तन नहीं बतलाती है, प्रतिशत परिवर्तन हमको नहीं बतलाती है, बल्कि मात्रात्मक परिवर्तन बतलाती है, क्वांटिटी बतलाती है। नोट आगे देखते हैं, आपूर्ति वर्ग की ढलान हमें इकाई परिवर्तन नहीं बतलाती है। आपूर्ति वर्ग की ढलान है हमें इकाई यानी एक नंबर, बल्कि वस्तु की कीमत और आपूर्ति की गई मात्रा में होने वाली परिवर्तन के अनुपात को बतलाती है। बल्कि वस्तु की कीमत और आपूर्ति में की गई मात्रा में होने वाली परिवर्तन उसको बतलाती है, ना कि इकाई माने एक बदल गया, दो बदल गया, नहीं बोलती है। ठीक है, क्योंकि आपूर्ति वर्ग की ढलान केवल वस्तु की कीमत में बदलाव के प्रति आपूर्ति में होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ मात्रात्मक और मनी ये वस्तु की कीमत और वस्तु की क्वांटिटी यानी मात्रा दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। एक्स्ट्रा नॉलेज में देखेंगे कि आपूर्ति वर्ग की ढलान आपूर्ति की लोच का भी एक माप है। एक तीव्र ढलान वाली आपूर्ति वर्ग कम लोचदार होती है। ठीक, जबकि एक सपाट ढलान वाली आपूर्ति वर्ग अधिक लोचदार होती है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको कि एक तीव्र ढलान वाली आपूर्ति वर्ग कम लोचदार होती है या ज्यादा लोचदार होती है या बेलोचदार होती है, तो इसका सही आंसर होगी कम लोचदार होगी। तो कहेगा कि सपाट ढलान वाली आपूर्ति वर्ग क्या होगी, सपाट ढलान वाले आपूर्ति वर्ग क्या होगी, तो ये अधिक लोचदार होती है। ठीक है।